गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 55 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने एक नया चैप्टर मेटल फॉर्मिंग को स्टार्ट किया था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था डियर, इसको मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, कितने टाइप से होती है, किस टेम्परेचर रेंज पे करेंगे, और इन सब चीज़ों का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। तो उसी से रिलेटेड हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर डियर क्या करेंगे, मेटल फॉर्मिंग में ही हम लोग जो कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग करते हैं, तो उन कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और साथ में और डिटेल्ड स्टडी करेंगे। देन डिफरेंस ऑफ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग को हम लोग स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस लाइक दैट रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए माय डियर, हम पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो हमारा है, ये हमारा है वर्किंग मोड। वर्किंग मोड का मतलब, जब हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो मेटल फॉर्मिंग क्या हमारा होता था, मैकेनिकल, देखो मटेरियल को हम लोग मैकेनिकली डिफॉर्म करते थे अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, देन एक शेप से दूसरे शेप में अचीव करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाकर उसे हम लोग यूज करते थे। ऐसे प्रोसेस को मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हम लोग कहते थे। अब इस मेटल फॉर्मिंग की क्लासिफिकेशन हमने आपको बताई थी, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी से रिलेटेड जब हमने आपको बताया था, एक हमने आपको बताया था रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लास्ट लेक्चर में। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमने आपको बताया था। हमने कहा था एट दिस टेम्परेचर, जब किसी वर्कपीस को आप हॉट करोगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, डियर, ये क्या होंगे, ये आपस में इनका लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के जस्ट बाद इनमें क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स विल बी स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स विल स्टार्ट। जब इसमें नए ग्रेन्स का स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डियर लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जहाँ पे नए ग्रेन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और जहाँ पे कंप्लीटली सारे के सारे ओल्ड ग्रेन्स कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू ग्रेन्स में, ये हमारा होता है लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जहां पर हमारे क्या होंगे, सभी ओल्ड ग्रेन्स कन्वर्टेड इनटू न्यू ग्रेन्स, देन इट इज कॉल्ड अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये अपर और लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो गया। अब जब सारे के सारे न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, देन और ज़्यादा हीट हम लोग बढ़ाएंगे। जब सारे न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था डियर, उस मटेरियल के जो ग्रेन होते, जो नए ग्रेन्स बने हैं, वो अपने साइज को बढ़ाने लगते थे। उसे हम लोग बोलते थे ग्रेन ग्रोथ। अब एक लिमिट ग्रेन ग्रोथ के बाद भी अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो देन वो वर्कपीस आपका क्या होता था, मेल्टिंग स्टार्ट होती थी। तो पहले आपका क्या होता था, मॉलिक्यूल्स आपके रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, न्यू ग्रेन्स बनाएंगे, फिर उसके बाद उनके ग्रेन का ग्रोथ होगा, देन आफ्टर वर्कपीस। तो रिक्रिस्टलाइजेशन आपको मैंने बताया था। अब अगर किसी भी मटेरियल में हम जब उस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब हम कोई भी वर्किंग करेंगे, तो इस टाइप की वर्किंग हमारी कहलाएगी माय डियर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। और हम किसी मटेरियल में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर पर वर्किंग करें, तो वो हमारी कहलाएगी हॉट वर्किंग प्रोसेस। अब ये हमारा होता था कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग प्रोसेस। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर अगर वर्किंग करें, तो वो हमारा कहलाता था डियर वार्म वर्किंग प्रोसेस। वार्म वर्किंग प्रोसेस हमारा कहलाता।
अब हम क्या करेंगे डियर, ये समझेंगे कि कोल्ड वर्किंग क्या है और हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन मोर नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइक दैट कि आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका इफेक्ट करता है कि नहीं करता, और किसी वर्कपीस के लिए कितना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। मान लो अगर हम बात करें प्योर आयरन की, प्योर आयरन की बात करें तो प्योर आयरन का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका होता है इसका प्योर आयरन का होता है। लेकिन अगर उसी आयरन में हम लोग डियर क्या करें, कार्बन मिला दें, और हम लोग क्या करें टंगस्टन मिला दें, कैडमियम मिला दें, इन सारी चीज़ों को, वेनेडियम मिला दें, कोबाल्ट मिला दें, इन सारे एलॉय को मिला दें, जो हमारे पास एलॉय होते हैं प्योर एलॉय, ये हमारे पास होते हैं जो प्योर एलॉय होंगे। ये प्योर आयरन हो गया। प्योर एलॉय का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा डियर, वो इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देन आफ्टर अगर और हम बात करें, जैसे कुछ और मटेरियल हमारे होंगे, कुछ देखो जैसा हमने आपको बताया था कास्टिंग प्रोसेस में, हमने आपको बताया था जो नॉन फेरस मटेरियल हैं, नॉन फेरस मटेरियल लाइक दैट लेड, टिन एंड जिंक। तो लेड, टिन हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारे लो मेल्टिंग होते हैं, लेकिन इनमें भी आपस में एक दूसरे का मेल्टिंग टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट करते हैं, तो उनका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उससे भी कम टेम्परेचर पे होगा। तो जैसे हम आपकी बात करें, हम बात करें लेड एंड टिन, लेड एंड टिन की बात करें, तो इनका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डियर क्या होता है, ये होता है बिलो रूम टेम्परेचर होता है। इनका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका होता है बिलो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के नीचे ही इनका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब अगर हम लेड और टिन को रूम टेम्परेचर पर वर्किंग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वार्म वर्किंग कहलाएगा, सॉरी हॉट वर्किंग कहलाएगा। तो ये कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं। जिंक का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर पे ही होता है। जिंक आपका होता है जिंक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सामान्य वातावरण का होता है, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो आपका कहलाता है रूम टेम्परेचर। तो ये आपका होता है। इसी तरीके से कैडमियम वगैरह होते हैं, एल्युमिनियम का तो ज़्यादा होता है, 250 से 500, ये सब ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ आपके जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछे जाते थे, ये हो गए। अच्छा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या पड़ता है। मान लो अगर हम बात करें, आप ऐसे देखिए कि किसी स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस स्टील में अगर हम कुछ और इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, इम्प्योरिटीज अगर हम लोग उसमें ऐड कर दें, तो उस स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए। आप देखो डियर, इम्प्योरिटीज मिलाने पर उस स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज और एलॉइंग एलिमेंट, उस इम्प्योरिटीज और एलॉइंग एलिमेंट को मिलाने पर उस वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये हम जानते हैं कि किसी वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर जितना होता है उसका लगभग 1/3 आपका क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। अब मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका 1/3 जो रिक्रिस्टलाइजेशन है वो भी इंक्रीज करेगा। देन इंक्रीज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। किसी भी वर्कपीस में अगर हम लोग एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मान लो हम इम्प्योरिटीज को भी हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, नोट पॉइंट करके देखते हैं, इफ ऐड एलॉइंग एलिमेंट इन
स्टील या आयरन में हम कोई एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमारा एलॉइंग एलिमेंट ऐड होने पर उस आयरन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है डियर कि जब भी हम एलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो कुछ एडवांटेज के लिए ही ऐड करते हैं। और एडवांटेज का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई हमारे स्टील की स्ट्रेंथ, जैसे हम मान लेते हैं कि सिंपल सी स्टील की स्टील स्ट्रेंथ, अगर हम टेंसाइल की बात करें तो 210 मेगा पास्कल मान ले लगभग है। अब 210 मेगा पास्कल है, अगर इसमें हम एलॉइंग एलिमेंट और मिलाएं, मान लो टंगस्टन को मिला दें, कोबाल्ट को मिला दें, तो अगर इसकी ये एलॉइंग एलिमेंट ऐड करने पे इसकी स्ट्रेंथ 200 मेगा पास्कल हो जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। फिर हम इस स्टील में एलॉइंग एलिमेंट नहीं मिलाएंगे। अगर उस एलॉइंग एलिमेंट मिलाने से हमारे स्टील के स्ट्रेंथ 215 या 220 हो जाए तो मतलब स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर रही है। तो हमारा पर्पज यही होता है डियर, हम किसी चीज़ को किसी अनदर चीज़ में तभी मिक्स कराते हैं जब दोनों के मिक्स कराने पे जो नया प्रोडक्ट बने उसमें कुछ ज़्यादा बेटर एडवांटेज हो पुराने प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर पहले वाले से भी खराब प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी तो हम उसको मिलाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए जब भी किसी आयरन या स्टील में एलॉइंग एलिमेंट मिलाएंगे देन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील विल इंक्रीज। तब स्टील की स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी डियर, इंक्रीज हो जाएगी। अब स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मेल्टिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी क्या होगी, आपकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। देन तो मेल्टिंग टेम्परेचर एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आर आल्सो इंक्रीज। तो इस तरीके से हमारा डियर क्या हो जाएगा, ये किसी भी वर्क पीस में एलॉइंग एलिमेंट ऐड करने पर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बढ़ता है। अब बात करते हैं डक्टिलिटी बढ़ने पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। अगर किसी मटेरियल की डक्टिलिटी हम बढ़ा दें तो वो मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा। उसकी हार्डनेस बढ़ा दें तो क्या होगा, टफनेस बढ़ा दें तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ से तो आपने देखा कि अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, अगर मटेरियल की डक्टिलिटी इंक्रीज हो, डक्टिलिटी आपकी क्या हो, इंक्रीज हो, देन अब डक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि वह ज़्यादा फ्लोएबल हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना शुरू होगा। तो कम टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू होगा मतलब हम कहते हैं जब मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा तो रिक्रिस्टलाइजेशन भी घटेगा। तो डक्टिलिटी बढ़ने पर, डक्टिलिटी इंक्रीज देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विल डिक्रीज। डक्टिलिटी बढ़ने पर उस मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। अब ब्रिटिलनेस अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज ब्रिटिलनेस, अगर हम लोग ब्रिटिलनेस इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ब्रिटिलनेस, ब्रिटिलनेस बढ़ेगी तो मेल्टिंग टेम्परेचर उस वर्क पीस का बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी, देन आफ्टर उस वर्क पीस का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इंक्रीज ब्रिटिलनेस देन इंक्रीज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो ये कुछ आपके अफेक्ट हैं जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से रिलेटेड हैं। अब हम क्या करेंगे डियर, इन अफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को देखा। अब आगे हम बात करेंगे अपने कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो हमने यहाँ पे कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग दो तरीके का प्रोसेस के डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले डियर हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसी मटेरियल में हम लोग
कोई भी मैकेनिकल वर्क अप्लाई करके एक फाइनल प्रोडक्ट अचीव करे बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, दैट टाइप ऑफ वर्क आर कॉल्ड कोल्ड वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए डियर, वर्किंग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कॉमा बिफोर डिफॉर्मिंग द मटेरियल प्लास्टिकली, इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बट नॉट एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने से पहले मटेरियल को हीट करेंगे, लेकिन कहाँ तक, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो तक। देन आफ्टर उस पर हम लोग मैकेनिकल वर्किंग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए, व्हेन द मटेरियल इज डिफॉर्म बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर varies between 1/3 to 1/2 of the melting point of material। कोई भी वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर जो भी होगा डियर, उस मेल्टिंग टेम्परेचर का 1/3 या 1/2 आपका होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो उसके बिलो हम लोग वर्किंग करेंगे, वो कहलाएगा कोल्ड वर्किंग। अब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के हम लोग एडवांटेज भी देखेंगे, डिसएडवांटेज भी देखेंगे। मान लो ये आपका रोल हो गया, अब यहाँ ये वर्कपीस हमने ऐसे इसको पास करा रहे हैं, तो ये आपका इस शेप में मिलेगा, ये आपका इस मिलेगा, ये आपका रोलर हो गया और ये हो गया आपका। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं डियर, जब इस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर वर्किंग, अगर यह कोल्ड स्टेट में है तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रेन्स थे वो डिफॉर्म होकर कुछ इस तरीके से, देखिए इसके जो ग्रेन्स थे पहले आपके ऐसे ग्रेन्स थे, आपके इस तरीके से ग्रेन्स थे, लेकिन जब ये डिफॉर्म हुए तो इनके ग्रेन्स आपके क्या हो गए डियर, इस तरीके से प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गए, इस तरीके से प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गए, ये ग्रेन्स ऐसे डिफॉर्म हो गए। अब ये जो डिफॉर्म हो रहे हैं ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहला रहा है। अभी इन पे आपको हम बताएंगे कि बैलेंसी क्या हो रही है और ये ग्रेन्स आपके स्लिप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, स्लिप आपका क्या होगा, डिसलोकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी इस पर देखेंगे। तो यहाँ देखो क्या आपका हो गया, तो इस तरीके से आपका जो डिफॉर्म हुआ तो मेटल कंप्रेस हुआ, इसकी सरफेस फिनिश आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज सरफेस फिनिश, इसकी सरफेस फिनिश आपकी क्या हो जाएगी डियर, बढ़ जाती है जब हम लोग इस वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वर्क करके फाइनल प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, और उसके साथ इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाती है। स्ट्रेंथ इसलिए इंक्रीज करती है डियर क्योंकि हम लोग जब इस पे वर्क करते हैं तो जो इस पे वर्क कर रहे हैं, जितनी एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, उस एनर्जी का कुछ पार्ट एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाता है एज ए स्ट्रेस के फॉर्म में, है ना। स्ट्रेंथ आर इंक्रीज बिकॉज सम एनर्जी विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के फॉर्म में लगभग 10 to 15% एनर्जी, जितनी एनर्जी हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, बाकी की एनर्जी हीट एनर्जी में रिलीज हो जाती है, लेकिन लगभग 10 से 15% एनर्जी आपकी क्या होती है डियर, इसके अंदर स्ट्रेस के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। उस एनर्जी की वजह से इस प्लेट का स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर जाता है, हार्डनेस भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर इस वर्कपीस को ले जाकर हम फर्नेस में एनेलिंग प्रोसेस कर दें, एनेलिंग प्रोसेस का मतलब उस फर्नेस में वर्कपीस को गर्म करें और वहीं फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करें, तो ये स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ आपकी घट जाएगी, डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी क्या हो गई, रिलीज हो जाएगी एज ए हीट के फॉर्म में। तो 10 से 15% एनर्जी आपकी क्या हो जाती है माय डियर, 10 से 15% एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है, एंड 80 to लगभग 85% to 90% एनर्जी will dissipate, will
convert and dissipate in form of heat। तो हीट के फॉर्म में बाकी की एनर्जी आपकी डिसिपिएट हो जाती है। ये हमारा होता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अब इसमें ये देखो, ये इस तरीके से सरफेस फिनिश इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और डायमेंशन एक्यूरेसी भी आपकी सही रहेगी। हॉट वर्क में गर्म मटेरियल को आप प्रेस करेंगे तो जितना दबाना चाहेंगे उससे ज़्यादा भी दब सकता है, उससे ज़्यादा फैल भी सकता है। एक्यूरेट डायमेंशंस आपके नहीं मिलेंगे, लेकिन कोल्ड वर्किंग में ये सारे डायमेंशन आपके एक्यूरेट मिलेंगे। तो ये सारे आपके एडवांटेज होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोल्ड वर्किंग में इस शेप को इतना कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंप्रेस पावर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारे होंगे। इंटरनल एनर्जी स्टोर होने की वजह से यहाँ पे अगर ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो इस तरीके से क्रैक्स प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कोल्ड वर्किंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उन वर्किंग प्रोसेस के एडवांटेज के बारे में देखें। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं डियर? देखो, ड्राइंग, जिसपे हम लोग क्या बनाते हैं? वायर बनाते हैं। स्क्वीजिंग प्रोसेस, बेंडिंग प्रोसेस, सीयरिंग प्रोसेस, हॉबिंग प्रोसेस, शॉर्ट पिनिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो ये सारे एक एक प्रोसेस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं? जैसे शॉर्ट पिनिंग क्या होता है? किसी वर्कपीस की स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ानी हो तो बंदूक की गोली से इस दीवार पर हम क्या करें? बमबारी करें, मतलब बंदूक की गोली से फायरिंग करेंगे तो इसकी जहां जहां गोली लगेगी वहां वहां क्या होगा? बहुत तेजी से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। वो एक प्रोसेस हम लोग डिस्कस। अभी के लिए केवल ये टाइप्स हमारे क्या होंगे डियर? वेरियस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। आगे डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। जब हम किसी वर्कपीस को डियर ये क्या कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि हम ये जो रोलिंग दिखा रहे हैं हर बार ये रोलिंग ही करें कोल्ड वर्किंग में। कोल्ड वर्किंग में हम लोग कुछ भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये आपका रोलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये रोलर आपका इस डायरेक्शन में, ये वर्कपीस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस में क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं डियर? पहला तो आपका क्या है कि हैंडलिंग ऑफ मटेरियल इज इजी, क्योंकि मटेरियल क्या है? बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। रूम टेम्परेचर पर भी हम लोग वर्किंग करेंगे तो भी कोल्ड वर्किंग कहलाएगा, और रिक्रिस्टलाइजेशन से बिलो टेम्परेचर पर वर्किंग करेंगे तो भी ये हमारा क्या कहलाएगा डियर? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया। सेकेंड बात क्या है कि जब इस पे वर्किंग करेंगे कोल्ड स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे? इस तरीके से स्लिप करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से मॉलिक्यूल्स थे, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स थे, और जब ये डिफॉर्म होंगे तो ये डिफॉर्म होकर देखिए इस तरीके से डिफॉर्म, प्लास्टिकली इस तरीके से डिफॉर्म होंगे तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी डियर? इंक्रीज कर जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी और सरफेस फिनिश आपकी क्या हो जाएगी? गुड सरफेस फिनिश एंड बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी आर अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कोल्ड वर्किंग। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी सेविंग सिंस हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है कि हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड और हीट बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आप देखिए स्ट्रेंथ, फटीग एंड वार्पिंग प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव। स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? इस प्रॉपर्टीज में इंटरनल क्या होंगे? स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। स्ट्रेस आपके क्या हो गए? स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड। जब स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस्ड हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा माय डियर? इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी और इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और फटीग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। देन आफ्टर अब बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल फॉर स्मॉलर साइज। अब देखो बड़े साइज के लिए अगर हम लोग
रोलिंग प्रोसेस करके अगर कंप्रेस करना चाहें तो बहुत ज़्यादा पावर फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, तो उस समय यह प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। इसे हम लोग हॉट करके तब इसको डिफॉर्म कर लेंगे। तो स्मॉल साइज के लिए सबसे सुटेबल आपका हो जाएगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, और जब लार्ज साइज की बात आएगी तो उसके लिए इकोनॉमिकल होगा हॉट वर्किंग प्रोसेस। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाईली सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन बिकॉज ऑफ लो वर्किंग टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर आपका क्या है, लो है, लो है, और लो है कितना है, यह है बिलो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इसीलिए इस पर वर्क करना हमारे लिए आसान होता है। हमारे लिए जो टूल लगे हैं, रोलर्स लगे हैं, ये हीट रजिस्टिंग लगाने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते तो यहाँ जो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम लोग होल्डिंग डिवाइसेस लगाते, सपोर्टिंग डिवाइसेस लगाते, और यह जो हम लोग रोल लगाते हैं, टूल लगाते हैं, ये सारे हमारे हीट रजिस्टिंग होते, उष्मा को रजिस्ट करने वाले होते, नहीं तो यही सारे मेल्ट होने लगते इसके टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया। देन देखिए, नॉट पॉसिबल फॉर ऑफ डिकार्बोनाइजेशन ऑफ द सरफेस। अगर देखो ये सरफेस बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए तो बाहर आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को लेगा, मॉइस्चर कंटेंट को लेगा, और यह रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जो हमारे लिए एक इम्प्यूरिटीज का काम करेगा। तो कोल्ड वर्किंग में ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं, इसीलिए आयरन के साथ वर्क नहीं मतलब रिएक्ट करके ऑक्साइड बनने के चांसेस नहीं। ये आपका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट आप देखो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट डू नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हीट ट्रीटमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जब हम लोग डियर करते हैं तो कोल्ड वर्किंग में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज like that strength, हार्डनेस, है ना, एटसेट्रा हैं, तो ये हमारे हो गए। इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए अगर हम लोग क्या यूज करते थे, डक्टिलिटी की बात करें तो हम लोग इन सब को यूज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करते थे। अब विदाउट हीट ट्रीटमेंट हम लोग कोल्ड वर्किंग करके भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को और हार्डनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। यह भी एक इसका एडवांटेज होता है। देन आफ्टर थिन गेज शीट कैन बी प्रोड्यूस। अब अगर देखो कोल्ड वर्किंग की बात, हॉट वर्किंग की बात करेंगे, हॉट वर्किंग में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका मटेरियल आपका अगर बहुत पतला बनाएंगे तो हो सकता है आपका हाई एनर्जी की वजह से ज़्यादा फैल जाए, ज़्यादा दब जाए, तो थिन शीट हम लोग प्रोड्यूस करने के चांसेस कम है। लेकिन कोल्ड वर्किंग में देखो हम लोग आसानी से क्या करते हैं, थिन शीट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। या छोटे साइज के लिए देखो, थिन गेज शीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। देन सिंस वर्किंग इज डन इन द कोल्ड स्टेट नो ऑक्साइड विल फॉर्म ऑन द सरफेस। कोल्ड स्टेट में हम लोग वर्किंग करते हैं तो वो हमारा ऑक्सीजन, देखो आप मटेरियल को गर्म करिए और गर्म करके जब एकदम रेड हो जाए, लाल हो जाए, तो उसे आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रखिए, देखिए वहाँ से धुएं निकलने शुरू हो। वो मटेरियल धुआं नहीं दे रहा है डियर, वो मटेरियल बाहर की एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके, बाहर अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट के साथ रिएक्ट करके आयरन की सरफेस पे तो आयरन की ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन बाकी का जो हाइड्रोजन गैसेस होंगे उनको रिलीज कर देगा बाहर। वही आपका फॉग दिखाई देने लगता है। ये आपका हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेटर एक्यूरेसी कॉमा क्लोजर टॉलरेंस। अब जो सरफेस एक्यूरेसी आपका होगा, अच्छा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये सब भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है ना। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है डियर, जैसे आप देखो ये आपका हो गया टारगेट।
अब ये सेंटर पॉइंट, आप सपोज करो आपको क्या है कि 10 बार फायरिंग करनी है, 10 टाइम आपको क्या करना है, फायर करना है इस टारगेट को हिट करने के लिए, 10 टाइम फायर करना है इस टारगेट को हिट करने के लिए। अब आपने क्या किया कि पहला फायर आपने मारा और एग्जैक्ट इस पे हिट हो गया, आप क्या हो, आप 100% एक्यूरेट हैं। एंड अब क्या है, दूसरा फायर आपने किया, वो फायर आपका यहाँ पे पहुंच गया, तो आप क्या अपने टारगेट से काफी दूर चले गए, तो आप एक्यूरेट नहीं हैं। अब आप तीसरा फायर किए, वो यहाँ पहुंच गए, आप एक्यूरेसी के लगभग करीब हैं, आप अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाए लेकिन हिट करने के लगभग करीब हैं। तो आप क्या है कि ज़्यादा एक्यूरेट है, बेटर एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट नहीं है, बेटर एक्यूरेट है। तो जितना एक्यूरेट आपको चाहिए होता है, उस टारगेट के जितने नज़दीक आप रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो इसका मतलब जो हमें सरफेस फिनिश चाहिए, जो हमें डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए, उसके जितना नज़दीक रहेंगे वो हमारी कहलाएगी बेटर एक्यूरेसी। अब एक टर्म आप समझ लीजिए, अगर यहाँ आपकी फायरिंग पहुँच गई तो आपकी एक्यूरेसी कम हो गई, इसके रिस्पेक्ट में एक्यूरेसी कम है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो ये हमारा होता है एक्यूरेसी। अब बात करते हैं डियर प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेबल एक्यूरेसी आर कॉल्ड प्रिसीजन। रिपीटेबल एक्यूरेसी आर कॉल्ड प्रिसीजन। जैसे देखिए, रिपीटेबल एक्यूरेसी आर कॉल्ड प्रिसीजन। कैसे, आप देखिए ये टारगेट आप हिट कर रहे थे, पहला टारगेट आपका यहीं पे गया, दूसरा टारगेट यहाँ पे गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, मतलब मैक्सिमम टारगेट आपके क्या है, इसी पॉइंट के पास ही मिल रहे हैं। तो आप क्या हो कि टारगेट के बिल्कुल करीब बार बार आप अप्लाई कर रहे हो, बार बार हिट कर रहे हो, बार बार अपने एक्यूरेसी को अचीव कर रहे हो। तो एक्यूरेसी को जितनी बार आप रिपीट करोगे तो वो हमारा कहलाएगा कि आप बेटर प्रिसीजन हो, आपका प्रिसीजन अच्छा है। अच्छा, सपोज करो आप टारगेट, अब एक टर्म आपका और समझा दें, मान लो कि ये आपका चल, मान लीजिए कि एक बार आपने यहाँ पे हिट किया, दूसरी बार अब आपने क्या किया, यहाँ पे हिट किया, तीसरी बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। अब देखो ये जो आपने यहाँ पे हिट किया डियर, यहाँ पे ये सारा जो आप हिट कर रहे हो, अब यहाँ पे इस एरिया में आप क्या है कि आपकी एक्यूरेसी तो बेटर नहीं है, इसके लिए आपका क्या है, ये आपका बेटर एक्यूरेसी नहीं है लेकिन आपका प्रिसीजन बेटर है। बेटर प्रिसीजन का मतलब एक ही पॉइंट के अराउंड आप बार बार हिट कर रहे हो, तो ये आपका क्या है, ये नॉट एक्यूरेट बट बेटर प्रिसीजन है। लेकिन अब आप यहां पर आप हिट कर रहे हो और यहीं के आसपास सारा हिट आप कर दे रहे हो, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पे हिट कर रहे हो, तो इस समय क्या है कि आपकी रिपीटेबल भी एक ही पास है और टारगेट जहां था उसके पास ही आप रह जा रहे हो। तो ये आपका क्या है, एक्यूरेट एंड प्रिसीजन, बेटर एक्यूरेट एंड प्रिसीजन। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या है। आप बिना गलती के एकदम टारगेट के नजदीक रहोगे तो एक्यूरेट रहोगे। प्रिसीजन क्या है कि अगर आप गलती कर रहे हो तो उस गलती को आप बार बार रिपीट करोगे तो आप प्रिसीजन में हो, एक्यूरेट नहीं हो लेकिन आप प्रिसीजन में हो, लेकिन वही गलती बार बार आपको रिपीट करनी है। ये नहीं कि एक बार आप यहाँ टारगेट किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, तो ये जो आप कर रहे हो ये ना तो आपका एक्यूरेट है ना ही आपका प्रिसीजन। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये टर्म समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं डियर, देखिए बेटर सरफेस फिनिश आर अचीव्ड बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीज स्ट्रेंथ हार्डनेस आर आल्सो इंक्रीज। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है डियर, अपर यील्ड पॉइंट के बाद। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए
जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, ये हमारा होता है इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर इसके बाद क्या होता है अपर यील्ड पॉइंट यहाँ होता है, देन यहाँ लोअर यील्ड पॉइंट, फिर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फिर आपका ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, फिर आपका नेकिंग होता है, ये आपका होता है अल्टीमेट पॉइंट, यहाँ पे आपका क्या होता है फ्रैक्चर, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो जोन होता है वो आपका होता है डियर स्ट्रेन हार्डनिंग। तो अब किसी भी मटेरियल में अगर हम लोग कोल्ड वर्किंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग देखो यहाँ तक थी और इंक्रीज करके बढ़ जाएगी जब उस पर हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन कैन केस डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड। अब कोल्ड वर्किंग में क्या होगा डियर, देखो डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आपको इंप्रूव होंगी, वो कैसे। अब देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमने प्रेस कर दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जैसे देखो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से देखें, लेयर बाय लेयर देखें, लेयर बाय लेयर देखें, अब इस पे जब हम लोग डियर क्या करेंगे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें, तो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या हर देखो ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर, अब ये लेयर को क्या है जब कंप्रेस करेंगे तो लेयर बाय लेयर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इनका डिफॉर्मेशन होगा। तो इस डिफॉर्मेशन में देखो ये मॉलिक्यूल्स क्या लेयर बाय लेयर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर इंक्रीज। देन यही हमारा है डायमेंशनल एक्यूरेसी हो गया, यहां देखो ये हमारा हो गया डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर इंक्रीज। देन आफ्टर आगे देखिए, नो हीटिंग ऑफ वर्कपीस रिक्वायर्ड, या लेस हीटिंग या लेस टोटल, मतलब कम हीटिंग होगा तो कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। देन डिसएडवांटेज की बात करेंगे, कोल्ड वर्किंग में क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज आपके क्या होंगे डियर, देखो डक्टिलिटी ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड, डक्टिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, हार्डनेस आपकी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए डक्टिलिटी मेटल की रिड्यूस हो जाती है। कॉमा डिफॉर्मेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हाई, अब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है तो उसे हम लोग प्लास्टिकली डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तब मेटल एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन एनर्जी हाई, सो रग्ड एंड मोर पावरफुल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट एंड टूल की रिक्वायरमेंट होगी मेटल को डिफॉर्म करने के लिए, नहीं तो इक्विपमेंट और टूल ही ब्रेक हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कॉमा which cost is high, cold working for large deformation requires several stage with interstage including which increase। अब मान लो मेटल को हमें देखो अब इस वर्कपीस को थिक करना था इतनी शेप में, तो आप एक पहली बार में ही इस शेप को अचीव नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट टाइम में इतना मटेरियल को डिक्रीज करेंगे, सेकेंड में इतना डिक्रीज करेंगे, फिर थर्ड टाइम में इसको करेंगे। तो अब क्या है कि बड़े साइज के वर्कपीस को बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन में अचीव करने के लिए मल्टीपल टाइम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं, तो ये हमारा होता है डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। लेकिन हॉट वर्किंग में एक ही बार में इस वर्कपीस को इस साइज का हम लोग अचीव कर लेते। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपमेंट ऑफ हायर फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड, तो हाई फोर्स पावर आपका रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, सरफेस ऑफ स्टार्टिंग वर्कपीस मस्ट बी फ्री ऑफ स्केल एंड डर्ट। अब सरफेस जो हम लोग वर्कपीस की मशीनिंग कर रहे हैं, मान लो ये हमारा हो गया, ये मेटल हो गया, अब इस पे अगर हमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस अप्लाई करना है तो इस पे क्या है कि कोई भी डस्ट या कोई भी इम्प्यूटीज नहीं होनी चाहिए। अगर डस्ट या इम्प्यूटीज होंगी तो कोल्ड वर्किंग में मिक्स होकर इसके अंदर मिल जाएंगी, और मिलने के बाद
क्या बनाएंगी, स्लैग बनाएंगी या ऑक्साइड की लेयर बनाएंगी जो वर्कपीस के स्ट्रेंथ को आपका क्या कर देंगी, वीक कर देंगी। तो इसीलिए डस्ट फ्री और डर्ट फ्री होना चाहिए सरफेस, ये एक डिसएडवांटेज है। कॉमा डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिंग दैट बी डन एंड इन सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशन में मेटल मस्ट बी एनील्ड टू अलाउ फर्दर डिफॉर्मेशन। अब जैसे मान लो हमने कोल्ड वर्किंग कर लिया तो उसमें क्या है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है और कुछ स्ट्रेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो गए हैं, कुछ एनर्जी स्ट्रेस के रूप में स्टोर हो गए हैं। अब उन्हें रिलीज करने के लिए हमें एनीलिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ प्रोसेस में और कुछ प्रोसेस में नहीं होती। ये हमारा होता है। आगे बात करते हैं, सम मेटल्स आर सप्लाई नॉट डक्टाइल इनफ टू बी कोल्ड वर्किंग। देखो कुछ मेटल आपके बहुत डक्टाइल नहीं होते हैं तो इसीलिए उस पर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम लोग हीट करके ही हीट करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो ये हमारा होता है डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग। अब हॉट वर्किंग की बात करते हैं तो मेटल को क्या करेंगे, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इन हॉट वर्किंग प्रोसेस इज कैरीड एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विथ और विदाउट एक्चुअल हीटिंग। अब हम लोग मेटल को हीट करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, देन आफ्टर उस पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, फिनिश्ड और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अचीव हो जाएगा, जिससे हम लोग फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। देन इन हॉट वर्किंग द टेम्परेचर एट विच द वर्किंग इज कंप्लीटली इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एन एक्स्ट्रा हीट लिफ्ट आफ्टर वर्किंग एंड ग्रेन ग्रोथ दिस गिविंग पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हम मटेरियल में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करते हैं, कहाँ तक, एबव प्री-क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन हमारे कुछ ग्रेन ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेन ग्रोथ विल स्टार्ट, ग्रेन के साइज आपके बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से हम क्या करते हैं, जिससे उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी वीक हो जाती है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विल डिक्रीज। तो इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ वर्किंग दिस सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा हीट कर देंगे, ओवर हीटिंग कर देंगे तो मेटल मेल्ट हो सकता है, और लोअर हीटिंग करेंगे तो मेटल क्या है कि कोल्ड वर्किंग की तरह बिहेव करना शुरू करने लगे। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर आपको चाहिए, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना होगा। इट इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका है डियर, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिना पर डिपेंड करता है। लाइक दैट, जैसे हम बात करेंगे पॉइंट 1, डायमेंशनल टॉलरेंस ऑन द कंपोनेंट। अगर हमें बेटर डायमेंशनल टॉलरेंस चाहिए, बेटर डायमेंशनल टॉलरेंस, बेटर डायमेंशनल टॉलरेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस में मेटल को कम हीट करेंगे, और अगर डायमेंशनल टॉलरेंस कम चाहिए होगा तो हाई हीट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। कॉमा नेक्स्ट पॉइंट, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। अब अगर डक्टिलिटी बढ़ानी है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे, घटानी है तो टेम्परेचर और घटा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस हो। कॉमा यील्ड और फ्लो स्ट्रेंथ
ऑफ द मेटल और एलॉय, कॉमा, लॉस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड स्केलिंग। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन आपका बढ़ेगा, मेटल एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बनाना शुरू करेगा। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में, मतलब ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे उस मटेरियल पे कितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं या कितना टेम्परेचर हम लोग घटाएं। तो इस तरीके से हमारा डियर ये होगा। अब आगे बात करते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस के नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है डियर, जैसे हमारा है वर्किंग एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो होगा ही, बिफोर डिफॉर्मिंग द मटेरियल प्लास्टिकली इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले उसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। एडवांटेज इसके क्या क्या होंगे डियर? सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपका क्या होगा कि मटेरियल को बहुत तेज़ी से डिफॉर्म कर लेंगे, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और हाई मटेरियल को, मतलब ज़्यादा बिट्स वाले मटेरियल को कम बिट्स में एक ही बार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं। जैसे पॉइंट वाइज देखते हैं। पॉइंट वन आपका क्या है, द पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जर इलिमिनेटेड। जैसे मान लो कि डियर ये क्या था, ये एक वर्क पीस था, एक बिलेट था। अब इसमें क्या है कि बड़े बड़े ग्रेन्स थे, जब इसको हमने हीट करके कंप्रेस कर दिया तो इसके बीच में ये जो बीच के गैप थे इसे हम लोग बोलते हैं डियर पोरोसिटी। अगर वॉइड्स होता तो वह भी डिक्रीज हुआ। तो वॉइड्स का मतलब ये मॉलिक्यूल्स गायब हो जाए और यहाँ पे एक बैलेंसी छोड़ दे, इसे बोलते हैं वॉइड्स। और दो ग्रेन्स के बीच में जो आपका गैप रह जाता है उसे बोलते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी और वॉइड्स को जब हम लोग गर्म करके इसे कंप्रेस करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, वॉइड्स और पोरोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपका होता है हॉट वर्किंग में, ये इलिमिनेट हो जाते हैं। कॉमा, द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रिफाइन। जब मेटल को हम लोग हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद चूंकि मेटल क्या है, ओल्ड ग्रेन्स, अब हम लोग किसके ऊपर गर्म कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। तो ओल्ड ग्रेन्स हमारे न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल एक तरह से पूरी तरह रिफाइन हो जाते हैं। ओल्ड ग्रेन्स कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू ग्रेन्स में, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटल आपके पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, रिफाइन हो जाएंगे। देन आफ्टर बात करेंगे द इम्प्योरिटीज लाइक स्लैग आर स्क्वीज्ड इनटू फाइबर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेटल। जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह बनेगी वह पूरे के पूरे सरफेस पे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कॉमा, दी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कोल्ड वर्किंग में एक ही जगह को इम्प्योरिटीज पड़ी रह जाएगी, लेकिन हॉट वर्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस, कॉमा, परसेंटेज इलॉन्गेशन, कॉमा, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एंड रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशन आर इम्प्रूव्ड ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोल्ड हॉट वर्किंग मटेरियल जब हम लोग करते हैं तो मटेरियल में सबसे पहले देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में टफनेस आपकी बढ़ जाती है। टफनेस आपका क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच इज एब्जॉर्ब द एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज को हम लोग टफनेस कहते हैं। और जो मैक्सिमम एनर्जी जहां तक एब्जॉर्ब होती है उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, टफनेस आपकी बढ़ जाएगी एंड परसेंटेज इलॉन्गेशन भी बढ़ जाएगा। परसेंटेज इलॉन्गेशन का मतलब जैसे हम लोग इसे लंबाई में बढ़ा रहे हैं तो जितना लेंथ इसकी इंक्रीज करेगी इसे बोलेंगे परसेंटेज इलॉन्गेशन। और कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो जितना वो कंप्रेस होगा उसे हम बोलेंगे मतलब रिडक्शन, परसेंटेज इन रिडक्शन। तो ये हमारा हो गया। कॉमा, शॉक रेजिस्टेंस और वाइब्रेशंस प्रॉपर्टीज भी इस पे इम्प्रूव हो जाती हैं। देन डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज आपका क्या है कि हॉट वर्किंग में पुअर सरफेस फिनिश मिलेगी, आपका डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। ये सारे आपके डिसएडवांटेज। इट रिक्वायर्स
एक्सपेंसिव टूल। एक्सपेंसिव टूल इसलिए होगा क्योंकि वर्कपीस और टूल को पकड़ने के लिए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल टूल हमें रिक्वायर्ड होंगे और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग इजी कन्वीनियंट नहीं। देन इट प्रोड्यूस पुअर सरफेस फिनिश ड्यू टू रैपिड ऑक्सीडेशन एंड स्केल फॉर्मेशन ऑन द मेटल सरफेस। तो इस पे सरफेस फिनिश आपकी पुअर मिलेगी, कॉमा ड्यू टू पुअर सरफेस फिनिश क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड। क्लोज टॉलरेंस का मतलब जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो आपकी सही अचीव नहीं होगी। ये था हमारा माय डियर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड हॉट प्रोसेस। अब उसी का समराइज करने के लिए एक हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को केवल आपको डिफरेंस की तरह बस याद करके रखना है, क्योंकि इन पॉइंट से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग कंपेरेबल स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेफ्ट साइड में कोल्ड वर्किंग रहेगा और राइट साइड में हॉट वर्किंग। अब कोल्ड वर्किंग में हमारा क्या दिया डियर, देखिए अगर पॉइंट 1 की बात करें, 1 में क्या है, कोल्ड वर्किंग इज डन एट टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन, तो नो एप्रिसिएबल रिकवरी टेक प्लेस ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। कोल्ड वर्किंग हम लोग क्या करेंगे डियर, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये उसी से रिलेटेड ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, बस इसको एक जगह पे प्लेस किया है ताकि आसानी से याद हो सके, और कुछ पॉइंट को भी इसमें ऐड। तो कोल्ड वर्किंग आपका क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन के बिलो वर्क करेंगे, जिससे आपका जो रिकवरी ग्रेन्स है वो कम हो सके। हॉट वर्किंग इज डन एबव रिक्वायर्ड एलोकेशन टेम्परेचर सो दैट रिगार्डेड रिकवरी प्रोसेस। इसमें आपका रिकवरी प्रोसेस यानी रिकवरी ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट, हार्डनिंग इज नॉट एलिमिनेटिंग एज वर्किंग इज डाउन एट द टेम्परेचर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन, तो दिस इज ऑलवेज accompanied by स्ट्रेन हार्डनिंग। कोल्ड वर्किंग में जब हम लोग प्रोसेस करेंगे डियर, तो हार्डनिंग नहीं इम्प्रूव, हार्डनिंग घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। उस हार्डनिंग को बढ़ने को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग, लेकिन हॉट वर्किंग में वो स्ट्रेन हार्डनिंग डिक्रीज हो जाए। देखिए, हार्डनिंग ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कंप्लीटली इलिमिनेट। सारी हार्डनिंग लगभग मैक्सिमम हार्डनिंग इलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मटेरियल को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन के एबव गर्म करके वर्किंग कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया, तो एलिमिनेट बाय रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, कॉमा फुल स्टॉप। दिस इज ट्रू हाउ आर ओनली इफ द रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इज हायर देन द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 2, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका थर्ड क्या है, कोल्ड वर्किंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन, कॉमा रिडक्शन ऑफ एरिया एंड इम्पैक्ट वैल्यू। अब कोल्ड वर्किंग से अगर हम मटेरियल को बनाएंगे तो उसका जो इलोंगेशन, अगर हम लोग लोड पी इधर लगाएं तो ज़्यादा वर्क पीस को इलोंगेट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा रिडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा परसेंटेज इन एरिया में भी रिडक्शन नहीं होगा। जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, घटेगी, तो इसके एरिया में जो आपका रिडक्शन होगा वो कम होगा कोल्ड वर्किंग में, लेकिन हॉट वर्किंग में ज़्यादा होगा। तो हॉट वर्किंग में क्या होगा डियर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया एंड इम्पैक्ट वैल्यू आर इंक्रीज। इम्पैक्ट वैल्यू और रिडक्शन एरिया आपका इंक्रीज होगा, लेकिन कोल्ड वर्किंग में डिक्रीज होगा।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल इज लॉस्ट एंड प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड ए लॉट। कोल्ड वर्किंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ेगी, क्योंकि मटेरियल क्या है, कोल्ड स्टेट का मतलब बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन है, तो वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा जनरेट होंगे, जिससे अंदर एनर्जी भी स्टोर होगी, तो इस वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। कॉमा, हॉट वर्किंग में नॉट और लेस अफेक्टेड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी कम अफेक्टेड होंगी या अफेक्टेड नहीं होंगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये कह रहा है चांसेस ऑफ क्रैक्स प्रोपोगेशन इज मोर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, सो इसके अंदर क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, डक्टिलिटी भी घटेगी और क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हॉट वर्किंग में क्या है कि चांसेस ऑफ क्रैक्स या तो लेस होंगे या तो होंगे ही नहीं, या तो लेस होंगे या तो नो क्रैक्स आर फॉर्म ऑन हॉट वर्किंग। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है इंटरनल एंड रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड। वर्कपीस में हम लोग जब वर्किंग करेंगे तो इंटरनल स्ट्रेसेस और रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे ड्यू टू मैकेनिकल वर्किंग, एनर्जी अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन हॉट वर्किंग में ऐसा नहीं होगा, इंटरनल एंड रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर नॉट प्रोड्यूस, बल्कि स्ट्रेस आपके रिलीज हो जाएंगे, उसी को हम एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7, ये कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर। कोल्ड वर्किंग में मेटल को माय डियर एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, लेकिन हॉट वर्किंग में मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हमारा होता है डियर। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट आपका क्या होगा डियर, देखिए मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन। अब देखो, जब हम लोग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा लगेगी तो उस मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए जो अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे उन स्ट्रेस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तब मटेरियल आपका डिफॉर्म होगा। तो मोर स्ट्रेस आज रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन, लेकिन हॉट वर्किंग में लेस स्ट्रेस आपका रिक्वायर्ड होगा मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए। तो हॉट वर्किंग में लेस स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन, ये आपका पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। ये कह रहा है डियर, देखो कोल्ड वर्किंग है तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऑक्साइड वगैरह के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन हॉट वर्किंग में रहेंगे। देखो, नो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल अकर्स ड्यूरिंग वर्किंग एंड हेंस पिकलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पिकलिंग प्रोसेस भी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिससे उस मेटल पे क्या है कि ऑक्साइड की लेयर नहीं बनेगी, स्लैग नहीं बनेगा। तो उस स्लैग को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसे हम लोग पिकलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो सरफेस फिनिश को बढ़ाने के लिए, स्लैग को रिमूव करने के लिए पिकलिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आगे देखिए, सरफेस डिकार्बोराइजेशन इन स्टील इज लाइकली टू अकर्स एट हायर टेम्परेचर अनलेस द स्टील इज प्रोटेक्टेड बाय प्रॉपर एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर से या तो हम प्रॉपर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट आपका जाएगा, आपका क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड की लेयर बनाना शुरू करेगा, जो आपका स्लैग के फॉर्म में मटेरियल पे फैल जाएगा चारों तरफ और उसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगा। तो ये आपका हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डियर, पॉइंट नंबर 10 आपका क्या है, गुड सरफेस फिनिश आर प्रोड्यूस्ड ऑन कोल्ड वर्किंग एंड पुअर सरफेस फिनिश आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से कोल्ड वर्किंग में
देखो कोल्ड वर्किंग में ऑक्सीडेशन के चांसेस नहीं होंगे, इसीलिए बेटर सरफेस फिनिश मिलेगी, और हॉट वर्किंग में पुअर सरफेस फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है 11। इस पॉइंट में क्या है डियर, देखें, इट इज इजी टू कंट्रोल द डायमेंशंस विद इन द टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस हमने आपको बताया था, देखो मान लो वर्कपीस को हमने क्या किया, अब इस वर्कपीस को कंप्रेस किया, तो ये जो वर्कपीस बना, अब इसका क्या है टॉलरेंस का मतलब इनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल डिसाइड हो, ज़्यादा मटेरियल ना फ्लो करे, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही साइज का मटेरियल हमारा प्रोड्यूस हो। तो मतलब वही जैसे हमने आपको बताया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हमारी होनी चाहिए, वो हमारी दोनों किस में होंगी, कोल्ड वर्किंग में होगी, हॉट वर्किंग में नहीं होगी। हॉट वर्किंग में क्या है कि मटेरियल ज़्यादा फ्लो कर जाएगा या कम फ्लो कर जाएगा, क्योंकि मटेरियल मेल्ट है, पावर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्लोएबिलिटी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपका हॉट वर्किंग में क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डायमेंशंस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग में मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मेटल का वॉल्यूम फैलता है, तो लो टेम्परेचर पे मटेरियल में श्रिंकेज भी आएंगे, तो ये सब भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है हॉट वर्किंग में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कह रहा है डियर, ऑर्डिनरी स्टील कैन बी यूज्ड फॉर शेपिंग एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग प्लांट इज लेस। मैक्सिमम हम लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टील को कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से प्रोड्यूस कर लेते हैं, और हॉट वर्किंग प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं डियर, एलॉय स्टील आर नेसेसरी फॉर शेपिंग एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हॉट वर्किंग प्लांट इज हाई। कॉस्ट देखिए हॉट वर्किंग के प्लांट की कॉस्ट हाई होगी, क्योंकि वहाँ पे टूल वगैरह हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए, गर्म वर्कपीस को गर्म करने के लिए फर्नेस की रिक्वायरमेंट होगी, वर्कपीस को गर्म करने के बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए आपका इजी हैंडलिंग नहीं होगा, और हॉट वर्किंग आपका एलॉय स्टील के लिए इजी कन्वीनियंट होगा, और कोल्ड वर्क आपका ऑर्डिनरी स्टील के लिए इजी कन्वीनियंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका है डियर, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल इज इजी ड्यू टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से आपका मटेरियल एक प्लेस तक से दूसरे प्लेस तक ले जाना आसान होता है, हॉट वर्किंग में हैंडलिंग ऑफ मटेरियल इज डिफिकल्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना डिफिकल्ट होता है। तो ये था माय डियर हमारा डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो ये हमारा देखिए माय डियर हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट किया, कोल्ड वर्किंग हमारा क्या होता है, हॉट वर्किंग क्या होता है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग से रिलेटेड जैसे हम लोग ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि मेटल फॉर्मिंग में हम लोग रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग एंड शीट मेटल ऑपरेशन को पढ़ेंगे। अब इन सब में से वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको कंप्लीट करने के बाद सेकंड हम लोग फोर्जिंग पढ़ेंगे, थर्ड एक्सट्रूजन पढ़ेंगे, फिर फोर्थ ड्राइंग पढ़ेंगे, फिर फिफ्थ में शीट मेटल ऑपरेशन को पढ़ेंगे। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर टर्मिनोलॉजी, ये सब तो हमारा हो गया है। देन आफ्टर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इन रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और इस फार्मूले को भी हम लोग देखेंगे, ये फार्मूला आपका क्या होता है, इसमें और सारी मीनिंग्स का क्या मतलब है, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, इस सब रिलेटिव ड्राफ्ट क्या होते हैं, ड्राफ्ट एंगल क्या होते हैं, एंगल ऑफ बाइटिंग क्या होता है, ये सब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइटिंग एंगल क्या होता है, किस मटेरियल के लिए इस बाइटिंग एंगल की वैल्यू कितनी रखते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे डियर क्या होंगे,
रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। फिर हम लोग हॉट रोल, कोल्ड रोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए माय डियर, हम लोग क्या करेंगे, आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग इसी के आगे स्टार्ट करेंगे और अपने रोलिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। चलिए डियर, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।